हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 11 अक्टूबर की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन हमारा बचा हुआ था। उसके अलावा जो प्री के सभी पेपर का हमने सॉल्यूशन कर लिया था 2023 के, और मेंस का सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था। आज इस वीडियो में 11 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे हम। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता चलेगा क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, क्या थिंकिंग रहती है, कौन से क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी, या मेरा रोल नंबर देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेईई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। उसके अलावा मेरा गेट का स्कोर और हरियाणा का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है उसका मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। ये शो करने का पर्पज़ यही है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन सब एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा दोस्तों आप अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल का लिंक है, इसके अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ का गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए 0.3 मीटर डायमीटर पाइप कैरी ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एट ए फ्लो वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर एट ए पॉइंट ए इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई पाइप है 0.3 mm डाया की, 1.5 मीटर पर सेकेंड से उसके अंदर ऑयल फ्लो होने लग रहा है, और ये जो पाइप है जो इसका सेंटर है वो ज़मीन से 3 मीटर ऊपर है। जैसे इसने दिया हुआ है, कोई ए पॉइंट है इस पाइप के अंदर, द पॉइंट इज 3 मीटर अबव द डेटम लाइन, यानी कि डेटम लाइन जो हमारी रेफरेंस लाइन है या ज़मीन से कह लो आप। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इन मीटर ऑफ ऑयल। तो दोस्तों टोटल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। टोटल एनर्जी होती है जो इसका डेटम हेड है, जो इसका प्रेशर हेड है, प्लस जो इसकी वेलोसिटी का हेड है, और ये सब हमें ऑयल के टर्म में बताना है। तो इसमें क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, जो ऑयल की डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है तो 800 kg पर मीटर क्यूब। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ये डेंसिटी है हमें ये लेनी पड़ेगी, बाकी सभी टर्म जैसे क्वेश्चन में हम नॉर्मल सोल्व करते हैं वैसे सोल्व होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और देखनी है, आप इसके ऑप्शन देखिए 6.31, 5.65, 5.25 एंड 5.95। सभी ऑप्शन बिल्कुल पास पास में हैं। और जो एक कैलकुलेशन है बी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस, और जैसे प्रेशर वाला टर्म है ये भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो बिना कैलकुलेटर के आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में नहीं करना है। अगर आपके पास आखिरी में 5-10 मिनट बच जाएँ आपको ये क्वेश्चन तब अटैम्प्ट करना है। कैलकुलेटर में कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 3 मीटर हाइट पे है, ठीक है, तो 3 मीटर एक ऐड हो गया, एक इसका वेलोसिटी ऐड है, वेलोसिटी वाला ऐड निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, 0.1125। वी स्क्वायर बाई 2g कितना आ गया, जो ये वी स्क्वायर बाई 2g है ये आ गया 0.1125। डेटा में हेड है 3 मीटर, बचा कौन सा, प्रेशर डिवाइड बाय रो जी। प्रेशर है 20 किलो न्यूटन यानी कि 20,000 डिवाइड बाय डेंसिटी है इसकी 800, जी है 9.81। 20,000 डिवाइड बाय 800 डिवाइड बाय 9.81, ये आ गया 2.54। और आपने इसके अंदर प्लस कर दिया 0.1125 और 3 मीटर वो, तो आ गया 5.66। अब आप ऑप्शन देखिए 5.6 के आसपास, 5.66 के आसपास सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बिना कैलकुलेटर के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास आखिरी में 5 मिनट बची हैं तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, वरना आपको ये नहीं करना था। क्वेश्चन आसान था। जो दोस्तों बर्नौली इक्वेशन में आपको शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पी बाय रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाय 2g ये कॉन्स्टेंट होता है, और इस तीनों का सम क्या होता है, टोटल एनर्जी। और इसको हम डिराइव किससे करते हैं, पहले हम यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं और उससे डिराइव करते हैं बर्नौली इक्वेशन। और ये किसके लिए वैलिड होता है, स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब। 4 डैश मेजरिंग इज रिक्वायर इंडिविजुअली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रेट ऑफ एसोसिएट कंपोनेंट। तो जो ये आपको 4 आइटम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा जिसको हम अलग से मेंशन करके मेजर करते हैं? ब्रिक वर्क इन आर्चिज, अर्थवर्क, हनीकॉम ब्रिक वर्क, रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आर्चिज हैं, इन आर्चिज के अंदर जो ब्रिक वर्क होगा उसको हम अलग से मेजर करते हैं। जो भी दोस्तों अलग टाइप की चीज़ें होती हैं उसको हम अलग से मेजर करते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमने पढ़ा हुआ होता है। जैसे कोई अलग टाइप का आर्किटेक्ट का बैंड है भैया, छत के ऊपर गुंबद वगैरह बना हुआ है, या जैसे ये आर्चिज है, तो इन सब को हम अलग से मेजर करते हैं। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे। 3rd नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स विद इन ए बेसिन टू इट्स एरिया इज कॉल्ड। तो कोई जो बेसिन होता है, मान लो ये 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ये, तो इसके अंदर जितना भी पानी होएगा वो पानी बह के किसी नदी के थ्रू, नालों के थ्रू, नदी के थ्रू, ये पानी सभी एक बड़ी नदी के अंदर आके बह के, मान लो ये कोई गंगा नदी है इस टाइप से। तो जो ये गंगा जी का बेसिन है, तो इसके अंदर जितने भी ये ड्रेन हैं, जो ये आपको दिख रही है, ये सभी ड्रेन हो गए इस बेसिन के, और एक इसके अंदर बड़ी नदी हो गई, ये इसके अंदर एक बड़ी नदी जा रही है। तो जो इसकी लेंथ हो गई, लेंथ डिवाइड बाय जो इस बेसिन का एरिया है, वो हमारी क्या कहलाती है? ड्रेनेज डेंसिटी कहलाती है। ड्रेनेज डेंसिटी यानी कि पर यूनिट एरिया के अंदर कितने मीटर ऑफ वो है नदी वगैरह, ये ड्रेन है। तो जो हाइड्रोलॉजी का ये बेसिक क्वेश्चन है, और अगर किसी को इंग्लिश की काफ़ी अच्छी समझ है तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। दोस्तों हाइड्रोलॉजी के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ड्रेनेज डेंसिटी हम पढ़ते हैं। ए कैचमेंट विद ए हायर ड्रेनेज डेंसिटी विल गिव ए हायर एंड अर्ली पीक डिस्चार्ज। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है? स्ट्रीम लेंथ अपॉन कैचमेंट एरिया, यानी कि टोटल लेंथ इसके अंदर कितनी है डिवाइड बाय किस कैचमेंट का एरिया। जैसे आपने पढ़ा होगा गंगा जी का बेसिन, यमुना जी का बेसिन, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 हाउ इज द टर्म एमिशन डिफाइन। तो एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत एमिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ओनली द लिक्विड सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ एन आउटलेट। सेकंड ऑप्शन, एनी सॉलिड और लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस कमिंग आउट ऑफ एन चिमनी, डक्ट और फ्लू और अदर आउटलेट। थर्ड ऑप्शन, ओनली सॉलिड पार्टिकल। फोर्थ ऑप्शन, ओनली दी गैसियस सब्सटेंस। तो जो कॉमन सेंस है उससे हम इसका सेकंड नंबर ऑप्शन लगा सकते थे। ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला एक्ट है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, कोई हम एक्ट वगैरह को नहीं पढ़ रही। लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात करी जाए तो एमिशन आपको पता है, एमिशन वही चिमनियों से जो भी धुआं या फैक्ट्रियों से लिक्विड के रूप में कोई वेस्ट निकलता है या सॉलिड वेस्ट निकलता है चिमनी से, डक्ट से, फ्लू से या किसी और आउटलेट से, तो उसको हम क्या कहेंगे? एमिशन कहेंगे। आपको अगर इसको इंग्लिश में समझाने में दिक्कत थी तो आप इसको हिंदी में करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 5th नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ ए सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब प्रोप्स टू बी रीफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। तो जो स्लैब्स होती हैं उनके सोफिट फ्रेमवर्क को हटाने के लिए कितना टाइम दिया गया है IS 456 के हिसाब से? तो उसको 3 डेज़ का टाइम दिया गया है। ये बिल्कुल बेसिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। IS 456 के अंदर दोस्तों आप स्ट्रिपिंग टाइम का जो टेबल है वो देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम, वॉल एंड बीम्स। तो जो कॉलम होते हैं उनके लिए वर्टिकल फॉर्मवर्क को हम कितने टाइम में हटा सकते हैं? 16 से 24 घंटे, यानी कि 1 दिन में हटा सकते हैं। फिर है सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, स्लैब का जो सोफिट फॉर्मवर्क है वो 3 दिन में, बीम्स का 7 दिन में। फिर आते हैं प्रोप्स टू स्लैब, तो 4.5 मीटर से कम की स्लैब है तो 7 दिन में, 4.5 से ज़्यादा की है 14 दिन में, और बीम्स है तो 6 मीटर से कम की है तो 14 दिन, 6 मीटर से ज़्यादा की है तो 21 दिन। और किसी को अगर सोफिट फॉर्मवर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपकी स्लैब है,
इस स्लैब के नीचे जो आपने प्लेट लगाई हुई है इनको तो कहेंगे सोफिट फॉर्मवर्क, और जो ये आयरन की या लकड़ी की पाइप होती हैं ये हैं प्रोप्स। ये हो गए प्रोप आपके, और ये हो गया सोफिट फॉर्मवर्क। 6th नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड इन एन ओपन ट्रांसवर्स कंपास सर्वे, bearing of a line AB is south 35 degree east, where the included angle measured clockwise at the station B, C, D and E are this and this, the bearing of line CD is। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आखिरी में करना था, या ना भी करते तो भी चल जाता, लेंथी क्वेश्चन होने वाला है ये। ओपन ट्रांसफर सर्वे है, ए बी लाइन की बियरिंग हम लिख लेते हैं कितनी है, साउथ से ईस्ट की तरफ, ये साउथ है ये ईस्ट है, साउथ से ईस्ट की तरफ 35 डिग्री। ये हमें ए बी लाइन दी हुई है। उसके अलावा इंक्लूडेड एंगल है मेजर एट द स्टेशन बी, सी, डी एंड ई इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब दोस्तों इसके अंदर बताया हुआ है बी, सी, डी एंड ई स्टेशन पर इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। बी के ऊपर है 105, तो बी के ऊपर 105 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, तो 90 के करीब ये है, और तो कुछ एंगल ये हम इसको अंदाजन बना रहे हैं, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया 105 डिग्री। फिर सी के ऊपर है 265, ये सी है 265 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे 180, और कुछ ये होगा तो वो कुछ इधर आएगा। उसके बाद हम चले डी के ऊपर 20 डिग्री, डी के ऊपर 20 डिग्री कुछ ऐसे हो जाएगा, और ई के ऊपर 325, ई के ऊपर 325 क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कुछ इधर आएगा ये एंगल सी डी ई। तो जैसे जैसे इसने बताया हुआ है, अगर पेन पेपर लेके अगर आप एक्यूरेट ड्रॉ करोगे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आ जाएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, ये 35 है, ये वाला एंगल निकाल लोगे आप, ये कितना हो जाएगा 90 में से 35 गया कुछ हो जाएगा ये 55 के आसपास। फिर यहाँ से 105, फिर यहाँ पे वो कोरस्पोंडेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल जो 11th-12th में करते थे। अब जैसे मैंने अंदाजन करा है तो ई के ऊपर जब मैंने 365 बनाया तो ये तो मेरे को पता चल गया कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, साउथ ईस्ट के अंदर एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, और लगभग रफली अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो आपका आंसर 24 डिग्री 20 मिनट ईस्ट आ जाता। ड्रॉ करते हुए कैसे चलेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले ए बी ड्रॉ किया, फिर बी के ऊपर जो इसने एंगल है क्लॉकवाइज में उसको चलाएंगे, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, बस ऐसे चलाते जाना है और फाइनल एंगल हमारा आ जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन, लेकिन जैसे आपको बताइए ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना था क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। 7th नंबर, द टाइप पेवमेंट मार्किंग विच इज़ यूज एज ए हैजार्ड मार्किंग एंड गाइड मार्किंग फॉर द सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग नाइट इज़ नोन एज। तो रात के टाइम जब हम ड्राइव करते हैं तो कौन सी मार्किंग होती है जो हमें हैजार्ड मार्किंग और गाइड मार्किंग का काम करती है, तो होती है रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग। दोस्तों रात के टाइम अगर आपने ड्राइविंग की होगी तो ऐसे आपको चमकता हुआ रोड दिखेगा बिल्कुल। तो इसके अंदर कैसी इस टाइप के ये होते हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमको रात के टाइम रोड के ऊपर चलने में आसानी होती है। इस टाइप से लाइट रहती हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ के भी आप इस चीज़ को आंसर दे सकते हो कि भाई रात के टाइम हमें कौन सी चीज़ है जो हमें देखने में हेल्प करेगी, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होएगी तब हम उस चीज़ को देख पाएंगे। 8th नंबर क्वेश्चन, द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग डैश टू कैप्चर, स्टोर, रिट्रीव, एनालाइज एंड डिस्प्ले द स्पेशियल डाटा।
तो रिमोट सेंसिंग वगैरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल हम इसको नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीआईएस सिस्टम, जो जीआईएस सिस्टम होता है वो कैपेबल होता है किस चीज़ के, मल्टी सेक्टर, मल्टी लेवल और मल्टी पीरियड डाटाबेस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का के लिए जीआईएस सिस्टम कैपेबल होता है इंटीग्रेटिंग दी मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल लेवल एंड मल्टीपल पीरियड डाटाबेस सिस्टम टू कैप्चर, स्टोर, रिट्रीव, एनालिसिस एंड डिस्प्ले इट्स स्पेशियल डाटा। जो हमारी अर्थ का डाटा है, जैसे सैटेलाइट ने यहाँ इमेज कैप्चर कर ली धरती की, तो जो अर्थ का डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए कैपेबल होता है इन सभी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करके। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, पंचिंग शीयर में ओकर इन लूज सैंड विद डेंसिटी लेस देन। तो पंचिंग शीयर किसके अंदर होता है, लूज सैंड के अंदर होता है जिसके डेंसिटी किससे कम हो, 35% से कम हो। सोयल मैकेनिक्स के अंदर हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, उसके जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उसके 3 मेथड होते हैं, जनरल फेलियर, लोकल फेलियर एंड पंचिंग फेलियर। तो जनरल के अंदर तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है 70% से ज़्यादा होती है, लोकल के अंदर रिलेटिव डेंसिटी 35 से 70 और पंचिंग के अंदर 35% से कम होती है। और वही चीज़ हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। आप देख सकते हो जनरल शियर फेलियर के अंदर टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन होती है और ब्रिटल फेलियर होता है। और पंचिंग के अंदर क्या होता है, ना तो फाउंडेशन टिल्ट करेगी और ना ही ज़मीन के ऊपर हमें हीविंग दिखाई देगी, और जो फाई एंगल है वो 29 से कम होता है और रिलेटिव डेंसिटी 35% से कम होती है। तो ये इजी क्वेश्चन था। 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन डज नॉट इंक्लूड द सॉलिड वेस्ट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में सॉलिड वेस्ट नहीं है, गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा, उसमें सॉलिड वेस्ट होता है। सीवेज, सीवेज यानी कि सीवर, उसके अंदर सॉलिड वेस्ट नहीं होता, सीवेज तो लिक्विड होता है। स्ट्रीट स्वीपिंग यानी जो गली में झाड़ू लगाते हैं तब उससे कूड़ा इकट्ठा था, वो भी सॉलिड होता है। प्लास्टिक का वेस्ट वो भी सॉलिड होता है। जनरल ऑब्जर्वेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। 11th नंबर क्वेश्चन, इफ द कोहेजन वैल्यू ऑफ ए सोयल इज 0 द मोहर सर्कल एनवलप विल पास थ्रू। अगर किसी सोयल की कोहेजन वैल्यू 0 है तो मोहर सर्कल एनवलप कहाँ से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। मोहर सर्कल एनवलप दोस्तों कुछ इस टाइप से बनता है। वर्टिकल के अंदर तो होता है शियर स्ट्रेस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ हम नॉर्मल स्ट्रेस लिखते हैं, और जो वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल वाली उसके ऊपर जो एक कट बनता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और जो ए पॉइंट के ऊपर ये फाई एंगल बनता है, तो अगर कोई सोयल है उसके अंदर कोहेजनलेस सोयल है, सी 0 होगा, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, ये ओरिजिन से पास होगी ये लाइन, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है। नॉर्मली ये ऐसे होता है, और ये क्या कहलाता है, ये सी होता है। अगर सी 0 है तो ये ओरिजिन से पास होगा। 12th नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 विच ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन द RCC कॉलम इज इनकरेक्ट। तो IS 456 के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन RCC कॉलम कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मिनिमम 4 लॉन्गिट्यूडनल बार टू बी प्रोवाइडेड इन रेक्टेंगुलर कॉलम। कोई रेक्टेंगुलर कॉलम उसमें 4 बार प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। सर्कुलर में 6 होंगे, ये भी ठीक है। मिनिमम 8 longitudinal bar to be provided in a column having helical reinforcement with the helical region। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सर्कुलर कॉलम है उसमें हेलिकल है तो उसके अंदर भी 6 तो मिनिमम होंगे, तो सेकंड वाला ये ऑप्शन सही होगा इसमें भी। फोर्थ स्टेटमेंट, मिनिमम डायमीटर ऑफ longitudinal बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm। तो longitudinal बार का डाया 12 mm से कम नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। तो केवल 3 नंबर स्टेटमेंट गलत थी। यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 12 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इसमें से मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कितने थे, जो अगर आप नहीं भी करते तो स्कोर पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये क्वेश्चन था 8 नंबर,
एक ये क्वेश्चन था सर्वे का, मतलब क्वेश्चन आसान था लेकिन आप इसे कर नहीं सकते थे। और एक ये वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आप कर नहीं सकते थे बिना कैलकुलेटर के, क्वेश्चन आसान था। तो दोस्तों आज हमने 12 क्वेश्चन किए, तो 12 में से 3 आप नहीं कर सकते थे। अगर आपका स्कोर 9 है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए, और अगर आपका स्कोर इससे कम है तो भी आप डिसअपॉइंट मत होइए। आप रिवीजन करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, क्विज करिए, और जिस क्वेश्चन में सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज कर लीजिए। यूट्यूब से उस चीज़ को, उस टॉपिक को पढ़ लो, क्योंकि आज के दिन तो यूट्यूब के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन के बाद हम टेस्ट वगैरह भी लगा लेंगे। आप इस वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।